हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का काफ़ी लंबे समय से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे साइंस। साइंस में नाइन्थ की साइंस के वीडियो मैंने डाले थे और उससे पहले कंपटीशन लेवल का है, अपने ट्वेल्थ का है, 11th का है। तो आज हम उसी कड़ी में 10th क्लास जो बोर्ड क्लास है उसके पाठ एक एक हम देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग गया एक क्लास लेके आने में, तो ऑफलाइन बैच की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और आपने देखा होगा मौसम भी थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो वीडियो डालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज साइंस की महा मैराथन की उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और 10th क्लास की हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10th क्लास की साइंस को पढ़ने से पहले मैंने 10th क्लास की साइंस जो है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया मैंने उसको 3 भागों में। एक तो मैंने रसायन विज्ञान के रूप में तोड़ दिया है, मतलब केमिस्ट्री। एक मैंने उसको भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में तोड़ दिया है, और एक उसको मैंने बायोलॉजी में तोड़ दिया है। 3 भागों में तोड़ दिया जीव विज्ञान। वैसे मैं आपको पार्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि जैसे एक पार्ट इसका आएगा, एक पार्ट इसका आएगा, एक पार्ट इसका आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो उससे क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। अब केमिस्ट्री के पढ़े उसमें बायो के भी आ गए, बायो के पढ़े उसमें केमिस्ट्री के भी आ गए, फिजिक्स के पढ़े उसमें जीव के भी आ गए, विज्ञान के, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। एक एक अलग अलग करते हम पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा, क्योंकि जीव विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें कड़ी से कड़ी अपने जुड़ती जाएगी। फिर रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें भी कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। तो आपकी जो किताब में, हालांकि अब थोड़ा सिलेबस है वो कम कर दिया है, 2 पार्ट है वो हटा दिए हैं, अपने प्राकृतिक संसाधन वाला और ऊर्जा वाला, एनर्जी वाला, इन दोनों पार्ट को हटा दिया है। लगभग 12 या 13 पार्ट ही है अपने बुक के अंदर 10th क्लास की, छोटी कर दी है बुक, ठीक है। तो मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, आज से हम 10th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। और 10th क्लास की साइंस में मैंने इसको 3 भागों में वैसे तोड़ दिया है। आप केवल पढ़ते जाना, नोट्स बनाते जाना, समझाने की जिम्मेवारी पूरी मेरी। एक बार वीडियो देखना, समझ में नहीं आए तो गारंटीली कमेंट करना, ठीक है। तो आपको मैं जैसा बताता हूँ वैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपन पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की साइंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें 10th क्लास की साइंस में हम जो स्टार्ट करेंगे, उस पार्ट का जो नाम है उसका नाम है जैव प्रक्रम। पाठ का जो नाम है वो अपने नाम है जैव प्रक्रम। छठा पाठ है ये। सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो जैव प्रक्रम, किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले या किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आप जो है उस शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर दो। आप उसका जो है वो हिंदी रूप है वो समझने की पूरी कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली जो शब्द है वो अपने को क्या कह रहा है उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं शब्द को तोड़ देता हूँ, देखो इस शब्द को बीच में से अपन तोड़ देते हैं, तो ये शब्द जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो नाम आ रहा है आपके सामने जैव, एक आपके सामने नाम आ रहा है प्रक्रम। 2 शब्दों में ये टूट गया। एक का नाम आ रहा है जैव और एक का नाम आ रहा है प्रक्रम। जैव, जैव का मतलब होता है अपने जीव, या फिर आप कह दो सजीव। जैव का हिंदी में अर्थ है जीव या फिर सजीव। अब देखो, जीव और सजीव, आपने छठी क्लास में अगर साइंस पढ़ी हो तो उसमें शब्द आता है कि भाई सजीव और निर्जीव किससे कहते हैं। सजीव हम उसे कहते हैं कि भाई वे जीव जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, या वे जीव जिसमें जीव नहीं होता, मतलब निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। जिसमें किसी प्रकार का जीव नहीं होता वो निर्जीव, और जिसमें जीव होता है उसे क्या कहते हैं, सजीव। क्या कहते हैं, सजीव, ठीक है। परिक्रम को कहते हैं हम क्रियाएं। आपने हिंदी में क्रियाएं पढ़ी होगी, खेलना, कूदना, बैठना, नाचना, दौड़ना, जो भी है ये सब के सब अपने शरीर की क्या है, क्रियाएं हैं। क्या है, क्रियाएं हैं। तो प्रक्रम का अर्थ तो होता है अपने क्रियाएं, और जैव का मतलब होता है जीव या फिर सजीव। अब दोनों को जोड़ दो, जीव क्रियाएं, जीव क्रियाएं या सजीव क्रियाएं, दोनों को जोड़ो तो सजीव
में होने वाली क्रियाएं। क्या बन गई? सजीवों में होने वाली क्रियाएं, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। या फिर उसको आप बोल दो, सजीवों की जगह आप ये शब्द लिख लो, जीवों। आप ये भी कह सकते हो कि जीवों में होने वाली क्रियाएं। अब जीव में जो जो सब क्रियाएं होती है उन्हीं को अपन कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। या फिर जीवों में होने वाली क्रियाएं। अब जीवों में आप कहोगे कि सर कौन कौन सी क्रिया होती है? आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूं तो ये भी क्रिया है, मैं श्वास ले रहा हूं तो ये भी एक क्रिया है, आप खाना खाते हो ये भी एक प्रकार की क्रिया है, आप वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिन का त्याग करते हो ये भी एक क्रिया है। तो ये सब शरीर के अंदर जो भी सब क्रियाएं होती है या एक सजीव के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा निकल के आ गई। अब यहां शब्द आ रहा है कि भाई क्रियाएं कौन कौन सी, भाई कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है? तो क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आप भोजन खाओगे तो भोजन आप जो करते हो उसे अपन कहते हैं पाचन। तो पहली क्रिया तो कौन सी हो जाएगी? पाचन की क्रिया। ये सब किसके अंदर हो रही है? एक जीव के अंदर। जीव में। किसके अंदर हो रही है? जीव में। दूसरी, आप भोजन खा रहे हो तो दूसरे नंबर आप क्या लोगे? श्वास, तो उसे कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। तीसरी, अब आपने जो भोजन खाया है वो गति किस प्रकार से कर रहा है? वहन। चौथी, उत्सर्जन। चार क्रियाएं हैं मोस्टली। हो वैसे तो बहुत सारी क्रिया है लेकिन मोस्टली किसी सजीव के अंदर जो क्रियाएं होती है वो चार क्रिया होती है। एक होती है पाचन, दूसरी होती है श्वसन, तीसरी होती है वहन और चौथी होती है उत्सर्जन। क्या होती है? उत्सर्जन। ये सभी की जो क्रियाएं हैं वो किसमें होती है? जीव में। सजीव में। निर्जीव में कदापि नहीं होती। निर्जीव वस्तु कभी श्वास नहीं लेता, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जीवों और सजीवों में होने वाली क्रियाएं तो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। अब जीव में कौन कौन सी क्रिया होती है? पाचन होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है। फिर हम एक एक को देखेंगे, ठीक है? तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जीवों या सजीवों में होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे उठाते हैं एक टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम उसे कहते हैं कि जीवों में होने वाली क्रियाएं। जैव प्रक्रम बहुत सारे होते हैं, उसके मोस्टली हम चार पार्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे श्वसन, एक पढ़ेंगे अपने वहन उत्सर्जन और एक पढ़ेंगे हम पाचन। क्या पढ़ेंगे? पाचन। अब अपने टॉपिक यहां से निकल के आया था, एक तो अपने निकल के आया है पाचन, एक अपने निकल के आया है श्वसन, एक अपने निकल के आया है वहन और एक अपने निकल के आया है उत्सर्जन। अब इन सब को पढ़ने से पहले अपने को दो शब्द याद होना जरूरी है। एक तो शब्द है अपने पोषक, एक शब्द अपने है पोषण। दो शब्द है मेरे पास। कितने शब्द हैं? दो। एक तो है पोषक और एक आपके सामने लिखा हुआ है पोषण। ठीक है, अपने पास कितने शब्द है? दो। कितने शब्द है? दो। अब ये मान लो अपने पास है भोजन, फूड, या आप कह दो भोजन। अब एक भोजन के अंदर बहुत सारे तत्व एलिमेंट होते हैं। एक आपने देखा होगा होता है कार्बोहाइड्रेट, एक आपके होती है वसा, एक आपके होता है प्रोटीन, एक आपके होते हैं विटामिन, एक आपके होते हैं खनिज लवण।
तो आप एक तरीके से भोजन देखते हैं तो एक भोजन के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, या बहुत सारी ये चीजें होती है। आप भोजन खाओगे तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है और खनिज लवण भी होता है। जैसे आप भोजन खाते हो तो उसके अंदर ये चार ही जो सब है वो विद्यमान होती है एक भोजन के अंदर। इसके अंदर विद्यमान होती है भोजन के अंदर। अब मैं भोजन का कोई टुकड़ा भी खाऊंगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगी, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा और खनिज लवण भी होगा। ये सभी जो है ये कहलाते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक। अब ये सभी के सभी एक विकासशील शरीर या विकसित शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन में क्या होता है? वह भोजन जिसमें सीमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होता है उसे अपन कहते हैं संतुलित भोजन। ठीक है। अब मान लो कि अपने अंदर इनमें से किसी की कमी हो गई तो आपने नाम भी सुना होगा कि विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। अगर आपके भोजन के अंदर विटामिन नहीं है तो उनसे होगा रोग। क्या होगा? रोग। आपके शरीर के अंदर वसा नहीं है तो भी रोग होगा, प्रोटीन नहीं है तो भी रोग होगा। इन सब की अगर आपके शरीर के अंदर कमी है तो कोई ना कोई आपके शरीर को क्या होगा? रोग होगा। अब आपके रोग नहीं हो उसके लिए क्या करता है? भोजन में ये सभी की सभी जो चीजें होती है वो विद्यमान होती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई भोजन जो है उसके अंदर ये सभी होते हैं, उन्हें कहते हैं भोजन के घटक। ये अपने शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। क्या होता है? आवश्यक होते हैं। तो पोषक हम उन्हें कहते हैं। वे पोषक या वे भोजन के घटक कह दो। वे भोजन के घटक। अब वे भोजन के घटक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो वे भोजन के घटक जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हो। आवश्यक हो उन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक की क्या परिभाषा हो गई? वे भोजन के घटक, मतलब भोजन के घटक कौन से? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। वे भोजन के घटक जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, किसी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं हो इसके लिए वो शरीर के लिए आवश्यक होता है, उन्हें अपन कहते हैं पोषक। क्या कहते हैं? पोषक। तो भोजन के घटक की जगह आप ये भी शब्द कह सकते हो कि पोषक के घटक। अब आपको पूछेगा कि भाई पोषक किसे कहते हैं? भोजन के वे घटक जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक कौन कौन से होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा होती है, एक प्रोटीन होता है, एक विटामिन होता है और एक खनिज लवण होते हैं। ये सभी के सभी अपने शरीर में कोई रोग नहीं हो इसके लिए अति आवश्यक है। ठीक है। संतुलित भोजन के अंदर भी यही होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। क्या कहते हैं? पोषक। दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है कि भाई पोषण क्या आ रही है? पोषण। पोषण पोषण का मतलब होता है कि सजीव। अब ये जो भोजन है, अब भोजन के अंदर जो है उसे तो अपन कहते हैं पोषक। मान लो मेरे हाथ में ये वाला भोजन है, अब इस भोजन के अंदर जो जो घटक है उन्हें तो अपन कहते हैं पोषक। अब मैं इस भोजन को खाऊंगा तो खाने के बाद ये भोजन किस तरह से मेरे गले में उतरेगा और जहां जाना है वहां एनर्जी बनाएगा। तो जहां से लिया है वो और जहां एनर्जी बन रही है वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है या भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। अब आपको इतना तो कॉमन सेंस हो गई, भाई भोजन कौन करता है? जिसमें जीव होता है या जो सजीव होता है। इसलिए इसकी परिभाषा भी वही हो जाएगी कि जीवों या फिर कह दो सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण, अंत ग्रहण भी नाम आता है, ग्रहण करने की विधि।
क्या डेफिनेशन होगी पोषण की? जीवों या सजीवों के द्वारा भोजन को अंत ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। अब आप देखो, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं सिंपल सा, ठीक है? ये है, आपके सामने दिख रहा होगा, ये आहार नाल है। आहार नाल मतलब आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली। तो भोजन एक नली से गुजरती है, भोजन के द्वारा जो नली ले जाती है भोजन को, उसे कहते हैं अपन आहार नाल। अब देखो, सबसे पहले ये मान लो अपने पास भोजन है, फूड। अब ये भोजन, इसे जो कहते हैं अपन कहते हैं मुख छिद्र, इसे अपन कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, इसे अपन कहते हैं ग्रास नाल। बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसे कहते हैं आमाशय, हालांकि इसको हम खोल के पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बताता हूं। इसे अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, इसे अपन कहते हैं गुदा छिद्र। मतलब अब ये भोजन बाहर पड़ा है, अब ये भोजन बाहर है तो मैं मुख छिद्र के द्वारा उसको ग्रहण करूंगा, फिर जाएगा मुख गुहा में, फिर ग्रास नाल में, फिर आमाशय में, फिर जहां जाना है वो जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। भोजन को ग्रहण कर रहा हूं मैं, तो भोजन को ग्रहण करने की विधि, अब भोजन कौन करता है? जीव या फिर सजीव। तो जीवों और सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है उसे तो अपन कहते हैं पोषण। और भोजन के अंदर शरीर के लिए जो आवश्यक घटक है उन्हें अपन कहते हैं पोषक। दोनों में रिलेशन समझ में आ गया? रिलेशन बिटवीन पोषक एंड पोषण। पोषक का तो हम उसे कहते हैं कि जो भोजन है उसके अंदर शरीर के लिए जो आवश्यक घटक है उन्हें अपन कहते हैं पोषक। और पोषण हम उसे कहते हैं कि जीवों या सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण। मुख छिद्र से गुदा छिद्र तक ये आहार नाल होती है, इसमें भोजन जो है वो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। ये पूरी की पूरी जो विधि है, मेथड है, उसे अपन कहते हैं पोषण। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा होने वाली क्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। अब जीवों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो सबसे पहला तो कौन सा होता है? पाचन, फिर होता है अपना श्वसन, फिर होता है वहन, और फिर होता है उत्सर्जन। फिर मैंने आपको दो बातें बताई, पोषक और पोषण। जो भोजन है उसके अंदर जो घटक है शरीर के लिए आवश्यक, उन्हें तो हम कहते हैं पोषक, और पोषण हम उसे कहते हैं कि सजीव और जीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करता है उसका जो मेथड है, विधि है, उसे अपन कहते हैं पोषण। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। मजे से पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, रटने की अपने कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना अपने रटने के। अपन एक एक को पकड़ेंगे और खोलेंगे बस। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो शब्द लिखे थे, एक तो लिखा था पोषक और एक लिखा था पोषण। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने लिख रहा हूं पोषण। क्या लिखा हुआ है? पोषण। पोषण मतलब भोजन को अंत ग्रहण करना। अंत ग्रहण, भोजन को अंत ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। इस पोषण के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। एक तो होता है, इसके टाइप में क्या होता है? स्वपोषी, और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी का आप दूसरा नाम दे दो स्वपोषण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वाला याद रखना क्योंकि एग्जामिनर है वो अब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। अब स्वपोषी सबको याद है कि स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एग्जामिनर होता क्या है? सवाल वो का वही होता है, ले दे के, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा देता है। लेकिन बच्चा होता है कि भाई हिंदी मीडियम का कोई बच्चा होता है, अब हिंदी मीडियम का कोई बच्चा तो खाली हिंदी पढ़ के जाता है, उसका इंग्लिश वो याद नहीं रखता। लेकिन साइंस में आप जो हिंदी मीडियम वाला है उसको भी साइंस में
इंग्लिश मीडियम के शब्द याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये सीबीएसई हो गए या आरबीएसई हो गई जो है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से सबसे ज्यादा ऑथोरिटी जो देता है वो इंग्लिश को देता है, और शब्द भी जो है वो इंग्लिश के सबसे ज्यादा देता है। आपने कहीं देखा होगा एग्जाम में, तो वहाँ लाइन भी लिखी हुई आती है कि इंग्लिश ही मान्य है। मतलब मान लो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया सवाल को लेकर, तो जो माना जाएगा सही वो इंग्लिश का ही माना जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में इसका नाम होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, या इसे अपन ऑटोफेज भी कहते हैं। ऑटोफेज कह दो या ऑटोट्रॉपिक कह दो, दोनों एक ही है, ठीक है। विषमपोषी, इसी को अपन कहते हैं परपोषी, या फिर इसका दूसरा नाम है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक कह दो या फिर आप कह दो हेट्रोफेज, दोनों एक ही है। फेज, फेज नहीं, फेज, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में हम देख रहे हैं पोषण। पोषण कहते हैं भोजन का अंत ग्रहण करना या भोजन को ग्रहण करने की विधि, पोषण कहलाती है। पोषण के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्वपोषी या फिर स्वपोषण, या इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। एक होता है विषमपोषी, जिसे हम परपोषी भी कहते हैं, उसका नाम है हेटरोट्रॉपिक। क्या नाम है? हेटरोट्रॉपिक। स्वपोषी, नाम से पता, देखो ऑटो, आपने देखा होगा वो टेक्नोलॉजी आते कहते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता, अपना खुद का काम खुद करता है, स्वयं करता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इसके नाम से ही है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद का काम खुद करते हैं, ले दे के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब उदाहरण में आप देख लो, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु भी है, बैक्टीरिया है, कवक है, वो भी इसके अंदर आते हैं। ले दे के बात इतनी है कि वह जीव जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होते ही नहीं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं या भोजन बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये स्वपोषी का उदाहरण है, या ऑटोट्रॉपिक, या कह दो उसे स्वपोषण, क्या कह दो स्वपोषण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इधर विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं आपको नाम से पता होगा। अब इसमें निर्भर नहीं है तो इसमें निर्भर होगा, सीधी सी बात है। तो वे जीव जो दूसरे पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, उसे अपन कहते हैं विषमपोषी, या उसे हम कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। तो हम पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण हम किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने की विधि जो कहलाती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, विषमपोषी को हम हेटरोट्रॉपिक भी कहते हैं। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्वपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं विषमपोषी या कहते हैं हेटरोट्रॉपिक।
इनमें जो नाम है कुछ शैवाल है या कवक है या मनुष्य कह दो ना आप, ये भी दूसरे पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये किसके टाइप्स है? पोषण के। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो एक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कि भाई जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, जीवों के अंदर होने वाली क्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है आपने वो देखना। एक तो होता है पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। फिर हमने देखा पोषक का पोषण, वह भोजन जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उसमें आवश्यक घटक होते हैं उसे पोषक कहते हैं। पोषण, भोजन को ग्रहण करने की विधि। अभी तक देखो सिंपल सिंपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, कोई लोड नहीं लेना, बी हैप्पी, रिलैक्स, आराम से उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, मिटा रहा हूं। परिभाषा समझ में आ गई स्वपोषी विषमपोषी की? रिलेशन अभी देखेंगे कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, वो भी देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखा होगा, आपने देखा है कि भाई पोषण, पोषण के वापस दो टाइप, स्वपोषी, एक आपने देखा विषमपोषी। या फिर हेटेरोट्रॉपिक। स्वपोषी के वापस 4 टाइप्स होते हैं। एक का तो नाम है सहजीवी, एक का अपने नाम है सहभोगी, एक का नाम होता है परजीवी, एक का नाम होता है मृतजीवी या मृतोपजीवी। 4 टाइप्स है। इसे अपन कहते हैं प्लस प्लस। अब क्या होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो विषमपोषी, तो परिभाषा तो पता चल गई आपको कि वह जीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। इसके वापस 4 टाइप्स है। एक तो है सहजीवी, सहभोगी, परजीवी या मृतजीवी। सहजीवी, सहजीवी हम उसे कहते हैं जिसमें 2 जीव होते हैं। कितने जीव होता है? 2, और दोनों जीवों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे? इस सहजीवी में वे जीव होते हैं जिसमें 2 जीव है, दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे आपने कोई भैंस या देखी होगी, अब उस भैंस या गाय के कान में खुर जम जाते हैं। खुर जमते, गंदगी जम जाती है कान में। अब कान में खुर जम जाता है, उस खुर को गाय तो साफ कर नहीं सकती और आप लोग साफ करते नहीं, तो फिर क्या है? तो प्रकृति में एक अच्छा रिलेशन है, इस परितंत्र में या पारिस्थितिकी में एक अच्छा सा रिलेशन है। अब रिलेशन ये है कि अब गाय या भैंस के कान में खुर है, तो उस खुर को चिड़िया है या कौआ है, वो कौआ उसके कान पे बैठेगा और धीरे धीरे उसके कान के अंदर जाकर उसके जो खुर है, उस खुर को वो गंदगी को खा लेगा। अब उस चिड़िया के लिए या जो कौआ है, उस कौए के लिए वो भोजन हो गया, आहार हो गया। अब उसके लिए वो भोजन हो गया तो उसके लिए तो लाभ होगा उसको। लेकिन जिस भैंस या गाय के खुर वो खा रहा था कान में से, उस गाय के गंदगी साफ हो गई या भैंस की जो गंदगी है वो साफ हो गई। मतलब दोनों जीवों को लाभ हो रहा है। 2 जीव है, एक है गाय या भैंस कह दो, एक है कोई चिड़िया कह दो। ठीक है, अब चिड़िया उसके कान में जाएगी तो उसके लिए वो भोजन हो जाएगा खुर, और गाय के लिए वो सफाई हो जाएगी, मतलब गंदगी नहीं होगी, उसको रोग वोग नहीं होगा। तो वह जीव जिसमें दोनों को लाभ होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती, उसे अपन कहते हैं सहजीवी। क्या कहते हैं? सहजीवी। क्या कहते हैं? सहजीवी। सहजीवी में उन जानवरों को रखा जाता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। वे जीव जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, उन्हें अपन कहते हैं सहजीवी। नेक्स्ट अपने आ गया सहभोगी। क्या आ गया? सहभोगी। अब सहभोगी में क्या होता है? एक जीव होता है और ये दूसरा जीव है। अब दोनों जीवों में से
एक जीव को तो होगा लाभ और दूसरे जीव को न तो लाभ होगा और न किसी प्रकार की हानि होगी। ठीक है, मतलब एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को न लाभ न किसी प्रकार की हानि, तो वह कहलाता है अपने, क्या कहलाता है, सहभोगी। क्या कहलाता है, सहभोगी। फॉर एग्जाम्पल आपको उसको समझो कि भाई आपके पापा है और आप मेले में जाने के लिए जिद कर रहे हो, तो आपके पापा मेले में आपको घुमाने ले गए। अब घुमाने ले गए तो आप छोटे हो, अब छोटे हो तो पापा आपने देखा होगा बचपन में किस कहाँ पर बिठाते थे, कंधे पर। अब आपको बिठाया कंधे पर, अब आपको तो लाभ हो रहा है, आपको मेले में घूमने का मजा आ रहा है, लेकिन पापा को किसी प्रकार का न तो लाभ हो रहा है न किसी प्रकार की हानि हो रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं अपन सहभोगी। वे जीव जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न किसी प्रकार का लाभ होता है न किसी प्रकार की हानि होती है, उसे अपन कहते हैं सहभोगी। क्या कहते हैं, सहभोगी। वे जीव जिसमें एक को लाभ तथा एक को न लाभ न हानि, उसे अपन क्या कहते हैं, सहभोगी। क्या कहते हैं, सहभोगी। नेक्स्ट अपने आता है परजीवी। परजीवी देखो प्लस माइनस लिखा हुआ, वे जीव जिसमें एक को तो लाभ होगा दूसरे को होगी हानि, एक को लाभ दूसरे को हानि। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कनेक्ट कर दो अपने दैनिक दिनचर्या से। ये अपने सिर है, सिर पर आपने देखा होगा जू पड़ती है, जू पड़ती है। अब जू में क्या होता है, जू जो है आपके शरीर का खून जो है वो सूंच लेती, एकदम ऐसे सोख लेती है, ठीक है, अपनी ओर खींच लेती है। अब उस जू को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपके अंदर कमी हो रही है ब्लड की या खून की, आपके अंदर रक्त की क्या हो रही है, कमी। मतलब उस जू को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो रही है, हानि। लाभ हो रहा है क्या, नहीं, क्या हो रहा है, हानि। तो वे जीव जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को उसके एंटी क्या होती है, हानि, उसे अपन कहते हैं परजीवी। वे जीव जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। वे जीव जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है उसे अपन परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। मृत जीवी, इसमें एक ही जीव होता है और उसको भी लाभ होता है, हानि किसी प्रकार की नहीं, एक ही मेंबर होता है और उसमें भी उसको क्या होता है, लाभ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने आसपास या अपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली या जो भी है कोई जीव मर जाता है, मर जाने के बाद अपने गांव से बाहर डालते हैं, तो बाहर जो चील है या कुत्ता है नोच नोच के उसको खा लेते हैं। अब खाने से उनके लिए तो भोजन हो गया, लेकिन उनके लिए भी कोई हानि नहीं हो रही है। जो मरा है उसके लिए क्या हानि होगी, अब वैसे ही वो तो मरा हुआ है, वैसे ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन अब वो मर रहा है या मरा हुआ है, किसी का पेट भर के जाए तो भगवान की दुआ लगेगी। तो वह जीव जो होता है उसमें एक होता है, उसमें भी उसको क्या होता है, लाभ। वे जीव जिसमें केवल लाभ होता है, वे जीव जिसमें केवल और केवल क्या होता है, लाभ, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मृत जीवी। क्या कहते हैं, मृत जीवी। तो विषमपोषी के या हेट्रोट्रोपिक के 4 टाइप्स हैं, जिसमें एक है सहजीवी, सहभोगी, परजीवी और मृत जीवी। सहभोगी वे जीव जो अपना भोजन जो है उसमें दोनों को क्या होता है, लाभ। सहजीवी इसमें क्या होता है, एक को लाभ एक को न लाभ न हानि, एक को लाभ एक को हानि, एक जो है उसको केवल और केवल क्या होता है, लाभ। ऐसे समझो जैसे अपनी ये द स्टडी क्लासेज, द स्टडी क्लासेज में क्या होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल समझते अपने सहजीवी, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मेरे को फायदा हो रहा है क्योंकि आपसे मेरी क्या इनकम, अब आपसे मेरी इनकम आएगी और मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो दोनों को, आपको भी लाभ और मुझे भी लाभ, तो हो गया सहजीव। दूसरा सहभोगी, एक है उसको केवल और केवल क्या होता है, लाभ, दूसरे को ना लाभ ना हानि। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अपने पास 100 बच्चे, अब 100 में से मान लो एक बच्चा आ गया और सर के भाई मैं फीस नहीं दे सकता, कोई नहीं, तो उसको तो हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। अब उसको वो तो फ्री में पढ़ रहा है, उसके तो लाभ हो रहा है। अब मेरे को न किसी प्रकार की हानि हो रही, अब मेरे
100 बच्चों की फीस आ रही है, एक बच्चे की नहीं लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और उसको कोई मुझे अलग से तो पढ़ाना है नहीं, जो 100 को पढ़ाऊंगा वो खुद पढ़ लेगा, तो मुझे ना किसी प्रकार की हानि होती है ना मुझे किसी प्रकार का लाभ होता है। तो मैं जो कहलाता है वो क्या कहलाती है, सहभोगी, परजीवी, जिसमें एक को लाभ और एक को हानि। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 बच्चों की सीट है मेरे पास और उसमें कोई दूसरा आ गया, मैंने आईडी कार्ड उसका देखा ही नहीं और मेरी क्लास में कोई दूसरा आके बैठ गया, और फिर एक जो इसने पेमेंट दिया है वो तो खड़ा है और जिसने नहीं दिया वो बैठा है, तो हानि होगी। अब उसके लिए आता नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो घाटा ही है। अब एक की फीस मेरे पास नहीं आ रही और बेचारे ने जो खरीदा था कोर्स वो खड़ा है, तो क्या हो रही है, एक को लाभ हो रहा है एक को क्या हानि, हानि, तो वो कहलाती है परजीवी। मृतजीवी जिसमें एक ही होता है, जैसे मैं हूं तो मुझे केवल और केवल क्या होता है, लाभ, क्या होता है, लाभ, तो वो क्या कहलाती है, मृतजीवी, क्या कहलाती है, मृतजीवी। ठीक है, विषमपोषी कितने टाइप से, 4, याद रहेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। उतार दिया, ठीक है। अपन जय प्रकरण पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, आप कोई आपका डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेवारी, और समझ में नहीं आए उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। आप उसको आराम से बी हैप्पी मन से, कोई पास में डिस्टर्बेंस नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, विषमपोषी और स्वपोषी। विषमपोषी का फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब दोनों में अपन देखते हैं रिलेशन कि क्या संबंध है। एक सवाल आता है कि भाई स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, रिलेशन बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो अपन देखेंगे स्वपोषी और एक आ जाएगा अपने पास विषमपोषी। दोनों में अंतर देखते हैं। इंग्लिश वाला आपको याद ही है, पहले तो उसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। स्वपोषी की मैंने आपको परिभाषा बता दी। क्या परिभाषा होती है, बिल्कुल सिंपल है, अब आप देखे होगा। स्वपोषी किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्वपोषी। तो पहला तो क्या हो जाएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, वे जीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा आ गई। दूसरा पॉइंट, अब मैंने कहा कि स्वपोषी की जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों में होती है और पेड़ पौधों पे लगी होती है पत्तियां, और पत्तियों में आपने देखा हो तो घटना होती है प्रकाश संश्लेषण की। हालांकि मैं इसी टॉपिक के बाद आपको पत्ती पढ़ाऊंगा, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, लेकिन मेरे कहने पर आपको इतना ही मानना है कि इसमें स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे हैं और पत्तियां होती है, और पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाती है। अब कैसे करवाती है, क्यों करवाती है, कैसे पूरी प्रक्रिया डिपेंड करती है, वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हम पत्ती में देखेंगे। लेकिन आपको मेरे कहने पर इतना ही मानना है कि होती है, पत्तियां होती है। अब पत्तियों के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों पर मान लो कि भाई अपने पास ये पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे ऐसे दाने नुमा होते हैं, इनको अपन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
और इस क्लोरोप्लास्ट पर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये सूर्य से जो आने वाला जो प्रकाश है, ये पत्ती है, इस पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अब उस पर पाए जाते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। अब ये क्या करेगा, जब सूर्य का प्रकाश है उससे भोजन का अवशोषण करेगा, सूर्य के प्रकाश को वो खींचेगा, ग्रहण करेगा, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, सहायक। अब ये सब की सब प्रक्रिया जो पेड़ में होती है, और पेड़ के क्या होते हैं, स्वपोषी, इसीलिए मैंने लिखा कि स्वपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि स्वपोषी में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, इसलिए उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें पाया जाता है, इसमें पेड़ पौधे नहीं होते तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब मैंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवानी है तो सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। अब सूर्य का प्रकाश केवल और केवल दिन में निकलता है, रात में निकलता नहीं है। तो मोस्टली, अब कोई फिक्स नहीं है, 100% नहीं है, मोस्टली ज्यादातर ये स्वपोषी है वो अपना भोजन दिन में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश कब निकलता है, दिन में। तो इसलिए इसको ये भी लिखते हैं कि सामान्यतः यह अपना भोजन स्वयं तो बनाते ही है, लेकिन दिन में बनाते हैं, दिन में बनाते हैं। अब ये दिन में बनाते हैं तो ये दिन और रात दोनों, अब इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। दिन है तो अपना भोजन दिन में भी बना लेंगे, और रात है तो रात में भी बना लेंगे। यह अपना भोजन दिन व रात दोनों में बनाते हैं, दिन में भी बनाते हैं और रात में भी बनाते हैं। ठीक है, चौथा, इसमें उदाहरण हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण। अब हम पढ़ेंगे क्या होती है ये जो इसमें जो उदाहरण है, कुछ कवक है या शैवाल है, सब। तो स्वपोषी और विषमपोषी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। स्वपोषी हम उसे कहते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, स्वपोषी। विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विषमपोषी में पहला, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्वपोषी में क्या हो जाएगा, सामान्य अपना भोजन दिन में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश दिन में ही निकलता है। ये अपना भोजन दिन में भी बनाते हैं और रात में भी बनाते हैं, स्वपोषी वाले। उदाहरण के तौर पर हरे पेड़ पौधे, जिसमें एक अभिक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें होता है कुछ शैवाल आते हैं, सभी शैवाल नहीं, सभी कवक नहीं, कुछ कह रहा हूं, सामान्यतः कह रहा हूं, ऑलमोस्ट सब नहीं आते। आपको सत्य असत्य में कभी भी सवाल पूछ ले लाइफ में तो सभी शब्द आता है, इसका मतलब गलत है। मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% कतई नहीं होती है, सभी आ रहा है इसका मतलब वो रॉन्ग है। जैसे मैं कह दूं कि सभी जीव विषमपोषी है, कोई जरूरी नहीं है, कोई स्वपोषी भी हो सकता है, कोई विषमपोषी या परपोषी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है अपने विषमपोषी और स्वपोषी में, या फिर ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोफेस या ऑटोफेस। 3 नंबर का सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए, याद रहेगा। लेकिन ये सब तो आ गया कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है। एक नोट याद रखना, मतलब ऐसा जीव भी है, आपके मन में भी बात आ रही होगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन आप पूछोगे नहीं क्योंकि लाइव नहीं है, तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ऐसा भी कोई जीव है जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है, मतलब अपना भोजन स्वयं भी बनाता है अगर जरूरत होती है तो। अब जरूरत नहीं होती
तो दूसरे जीवों को खाकर भी अपना पेट भर सकता है। तो ऐसा भी जीव प्रकृति में एक है जिसे अपन कहते हैं, नोट करके लिखना, जिसे अपन मैं ऊपर लिख लेता हूं या नोट करके बाद में लिख लूंगा, आप उसको लिख के स्क्रीनशॉट ले लो। नाम कह देता हूं मैं आपको, यूग्लिना नाम है उसका। क्या नाम है? यूग्लिना। आपका इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब उसका जो नाम है, मैंने आपको बता दिया कि भाई हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक में क्या रिलेशन है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी, नहीं बनाते हैं विषमपोषी। स्वपोषी में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसमें विषमपोषी में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन दिन में बनाते हैं, ये दिन और रात दोनों में बनाते हैं। इसका उदाहरण मैंने बता दिया, हरे पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण और अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। विषमपोषी में कुछ शैवाल होते हैं और कुछ होते हैं अपने कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ भी कह दो। लेकिन एक नोट मैंने अभी आपको कहा, वह जीव जो स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों तरीकों से भोजन बना सकता है, जिसे अपन कहते हैं यूग्लिना। ये पैरामीशियम है, उसके जैसे होता है, ऐसे होता है। यूग्लिना होता है, ये यूग्लिना जीव है। तो आपको इतना ये नोट जो है वो इसको याद रखना कि एक प्रकृति में ऐसा जीव भी है जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 10th क्लास की साइंस पढ़ाई है। हालांकि आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके आप नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट रहता है या कमेंट सेक्शन में बताओ। इसकी जो PDF है वो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ताकि वहाँ क्या होता है कि हम वीकली अपने टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट पेपर होता है, और क्वेश्चंस बैंक होते हैं, प्रश्न बैंक, और नोट्स की जो PDF है वो हम अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। 10th क्लास की साइंस की हमने जैव परिक्रम स्टार्ट किया है। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके बेल आइकन क्लिक किया हुआ होगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।